हेलो एंड वेलकम। तो आइए हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके डेटा टाइप को कुछ अच्छे से समझ लेते हैं ताकि जितने बचे हुए डाउट्स थे आपके वो भी इस लेक्चर में क्लियर हो जाए। हम इसमें ऑनलाइन कंपाइलर यूज करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिज कंपाइलर, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमें कोड लिखने के लिए जगह मिलती है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड हमारा आउटपुट आता है और ये रन बटन है जिसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट हमें दिखेगा। तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले इंक्लूड कर लेनी है INCLUDE जो हेडर फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम COMPLEX.h हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी क्रिएट करने वाले हैं। अब हैश INCLUDE हम STDBOOL.h भी यूज़ करेंगे क्योंकि हम बूलियन नंबर भी बनाने जा रहे हैं। तीसरा हम इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट के लिए क्योंकि हम printf यूज करने जा रहे हैं। stdio.h ये हमारी 3 हेडर फाइल्स हैं जिनके फंक्शंस हम नीचे अपने प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं, तो हमें ये इंक्लूड करनी जरूरी है। इसके बाद हम अपना मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। मेन हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। किसी प्रोग्राम में 2 मेन फंक्शन नहीं बनाने, वरना नहीं चलेगा, प्रोग्राम एरर आ जाए। इसके अंदर सबसे पहले हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं इंट। इंटीजर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो इंटीजर अगर डिक्लेयर करना है, कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका डेटा टाइप इंट हो, कोई एक वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? आप सिंटैक्स समझ लीजिए किसे बोलते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखने का तरीका, उसे लिखने का क्या तरीका है। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसे लिखने का सिंटैक्स क्या है। अगर आपने एक फंक्शन बनाना है तो उसे लिखने का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स वर्ड मैं बहुत बार यूज करूंगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उसे कैसे लिखा जाए, उसका लिखने का तरीका क्या है। इंटीजर अगर आपको डिक्लेयर करना है, या फ्लोट अगर आपको डिक्लेयर करना है, या कैरेक्टर आपको डिक्लेयर करना है, या बूलियन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आपको डिक्लेयर करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले उसका डेटा टाइप, कि वो किस टाइप का है, कौन से डेटा को होल्ड करेगा, फिर उसका नेम, और फिर सेमीकोलन। ये अगर आप कर देंगे तो आपका एक इंटीजर, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, डेटा टाइप नेम इक्वल्स टू वैल्यू। अगर आप उसे कोई पहले से ही कोई वैल्यू देना चाहते हैं, अगर आपने कोई इंटीजर बनाया उसे आप 10 एक नंबर देना चाहते हैं, या कोई करेक्टर बनाया उसे आप एक देना चाहते हैं, कुछ भी एक वैल्यू देना चाहते हैं अगर आप, तो वहां पे आप वैल्यू भी दे सकते हैं। ये जो मैंने डबल स्लैश में लिखा है इसको हम बोलते हैं कमेंट। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कंपाइलर कमेंट को डिलीट कर देता है टोकन्स में। आपके प्रोग्राम को डिवाइड करने से पहले जितने भी कमेंट होते हैं वो डिलीट कर देता है। ये कमेंट बस हमारी सुविधा के लिए है, और ये डबल स्लैश वाला कमेंट C99 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले जो कमेंट करने का तरीका था वो था स्लैश स्टार कमेंट स्टार स्लैश। ठीक है, अब हम डबल स्लैश से भी कमेंट कर सकते हैं, ये भी C99 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट, मतलब उसका डेटा टाइप मैंने लिख दिया इंट। डेटा टाइप की जगह नाम में कुछ भी लिख सकता हूँ एक्स, उसकी वैल्यू में एक दे देता हूँ 10। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसकी एक वैल्यू भी दे दी। वेरिएबल का टाइप है इंटीजर। एक फ्लोट बना लेते हैं, FLOAT। वाई मैंने उसको दे दिया और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 12.5। तीसरा मैंने एक कैर नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप कैर है, उसका नाम जेड है, उसको मैंने एक वैल्यू दे दी ए। तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और तीनों को एक एक वैल्यू दे दी है, 10, 12.5 और 8। यहाँ पे मैं एक बूल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा BOOL बूल। बूल उसका डेटा टाइप होगा, उस वेरिएबल का नाम इज ट्रू, मैं उसका नाम दे देता हूँ, और उसकी वैल्यू में दे देता हूँ 0। बूल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। आप उसमें तीसरी वैल्यू नहीं दे सकते, आप सिर्फ 0 और 1 देंगे। अदर देन आप कुछ और वैल्यू अगर देंगे, अगर मैं इसको 50 दे दूं तो वो उसको 1 में कंसीडर करता है, वो उसको ट्रू मानेगा। अगर मैं उसे 100 दे दूं तो भी उसे ट्रू मानेगा, 1 दूं तो भी उसे ट्रू मानेगा, 0 दूंगा तो उसे फॉल्स मानेगा। ठीक है, चलिए अब इन वेरिएबल्स को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बाद में बनाएंगे।
प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑफकोर्स stdio इंक्लूड किया है, तो मैं प्रिंट एफ को यूज कर सकता हूँ। प्रिंट एफ के अंदर मैं एक सिंटेक्स लिखने जा रहा हूँ, एक %d। ये %d क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे जब मैं यूजर इनपुट पे काम करूंगा। यूजर इनपुट बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये %d %c %f क्या है। पर जनरल आप ये समझ लीजिए, इंटीजर के लिए %d यूज करते हैं, फ्लोट के लिए %f यूज करते हैं, करेक्टर के लिए %c यूज करते हैं, बूल के लिए भी %d ही यूज करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 0 या 1 है। ऑफ कोर्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक इंटीजर ही है। कॉमा लगा के मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जो भी मुझे प्रिंट करना है। सपोज मैंने x लिख दिया, x में आप प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं रन करूंगा तो देखिए मेरे प्रोग्राम में मेरा नंबर प्रिंट हो गया है 10 और प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है इस समय। इसका मतलब ये पूरा सही चल रहा है प्रोग्राम। इसी तरीके से मैं अपना फ्लोट नंबर मेरा 10.5 आना चाहिए, वो मैं प्रिंट करूंगा %f लगा के और उस वेरिएबल का नाम है y। तो अब देखते हैं, रन करता हूँ। अब देखिए 10 1.25 एक साथ आ रहा है, इसको मैं नई लाइन में डाल देता हूँ। तो न्यू लाइन के लिए /n लिखते हैं, सेमी कॉलन के अंदर आप /n लिख दें। ये सेमी कॉलन आपने लगाया, ये सेमी कॉलन लगाया, इसके अंदर आप /n लिख देंगे तो ये प्रोग्राम आपका नई लाइन में भेज, नहीं /n मैंने गलत लिख दिया शायद, ये वाला स्लैश लगेगा, \n। और अब रन करेंगे हम प्रोग्राम को तो ये देखिए 10 ऊपर आया है और 12.5 नीचे आया है। तो हमें न्यू लाइन के लिए \n लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं करेक्टर को भी प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर करेक्टर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा %c और वैल्यू लिखनी पड़ेगी z। देखते हैं, देखिए a आ गया है यहाँ पे, लेकिन ये इसी लाइन में आया है तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ भी /n डालना पड़ेगा, ये न्यू लाइन में आएगा। ये देखिए 3 मैंने लिए। यहाँ पे मैं बूल को भी प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ %d और इसकी जगह मैं लिख दूँ, मैंने बूल वेरिएबल लिया है इज ट्रू, यू ई इज ट्रू लिया है मैंने। इसको भी रन करता हूँ। इज ट्रू स्पेलिंग गलत लिखी है क्या मैंने, ISTRUE पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। और यहाँ पे मैं एक /n भी लगा देता हूँ। देखिए उसने यहाँ पे कहा ना ये इज ट्रू, उसको मिला नहीं वो, तो इज ट्रू डिड नॉट डिफाइन, तो उसने स्पेलिंग का एरर दे दिया। अब देखिए 10 12.5 a और 0, ये मेरे चारों वेरिएबल आ गए। चारों वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, चारों वेरिएबल मैंने प्रिंट करके भी देख लिए सही है। अब एक बार के लिए मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देता हूँ समझने के लिए। मैंने इसे 10.7 कह दिया। अब ये नंबर जो है फ्लोट है और मैंने इसे स्टोर कराया इंट में। तो रन करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए आप क्या आया आउटपुट 10। इसका ये सीधा सीधा मतलब हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इंटीजर सिर्फ प्योर नंबर रखता है, डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं रखता है। ठीक है, अब आप नीचे वाले में से डेसिमल हटा दीजिए, 12.5 को खाली 12 कर देते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 12.00000 जो कि 12 के इक्वल ही है। इसका ये मतलब है कि ये देखिए डिजिट के 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, डिजिट के 6 नंबर तक, ये दशमलव के बाद 6 नंबर तक ये आपके नंबर को प्रिसाइसली देख लेगा। अब कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में और कर रहा हूं। मैं जो करेक्टर है ए मैंने लिया है %c से, लेकिन मैं इसको प्रिंट एफ की समय %d कर देता हूं। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए क्या आउटपुट आया 97। यहाँ पे मैंने %c जब मैंने लिखा था तो करेक्टर मेरा ए आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे %d कर दिया तो 97 मेरा आउटपुट आया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्मॉल ए को इंटीजर नंबर 97 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी करेक्टर का एस्काई कोड देखना है तो आप %d लगा के उसका एस्काई कोड देख सकते हैं। हर करेक्टर का एस्काई कोड आपको %d लगा के मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने %d लगाया तो उसने ए की जगह उसका एस्काई कोड प्रिंट कर दिया।
अब चलिए थोड़ा सा बूल के साथ भी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। इस बूल को हमने 0 रखा था, एक बार 1 रख के देखते हैं, रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं 1 आ गया। अगर मैं इस बूल की वैल्यू 1 की जगह 10 कर दूं, अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अभी भी आउटपुट अगर आप यहाँ देखें तो 1 ही है। अगर देखिए चलिए इसे नेगेटिव में कुछ कर देते हैं, नेगेटिव 10 कर देते हैं इसे, अब रन करके देखते हैं, अभी भी देखिए आउटपुट 1 ही है। इसका मतलब है चाहे आप नेगेटिव नंबर रखो चाहे आप पॉजिटिव नंबर रखो, सबको वो 1 कंसीडर करेगा। अगर मैं इसे 0 कर दूं तो आउटपुट तभी 0 आ रहा है, देखिए 0 आ गया आउटपुट। अदर देन 0 अगर मैं इसे 5.5 भी कर देता हूँ, एक बार नंबर डेसिमल में करें, डेसिमल में भी आपका देखेंगे आउटपुट 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कोई भी रियल नंबर अगर आप रखेंगे एक्सेप्ट 0, तो वो उसको 1 की तरह कंसीडर करेगा, चाहे आप नेगेटिव नंबर रखें चाहे पॉजिटिव नंबर रखें। ठीक है, तो ये है, आपको सिर्फ वो 0 को ही एज अ 0 कंसीडर कर रहा है यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको इंट फ्लोट कैर रूल समझ में आ गया होगा। आप इसका साइज भी देख सकते हैं कि इसका साइज कितना है, इंटीजर कितना साइज ले रहा है, फ्लोट कितना साइज ले रहा है, कैर कितना साइज ले रहा है, बूल कितना साइज ले रहा है। और साइज के लिए मैंने आपको बताया था उसके आगे लॉन्ग, उसका साइज आपको बढ़ाना है तो लॉन्ग लॉन्ग लिख सकते हैं, फ्लोट की जगह डबल लिख सकते हैं। तो एक बार हम फ्लोट का साइज चेक कर लेते हैं, आप बाकी चीजों का साइज खुद चेक करिएगा और देखिएगा क्या साइज आ रहा है। वो कंपाइलर टू कंपाइलर डिफरेंट हो सकता है मेरे कंप्यूटर में अलग साइज है, आपके कंप्यूटर में अलग साइज है। साइज चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस फ्लोट का साइज चेक करना है और ये फ्लोट है हमारा y। तो हम यहाँ पे एक नई लाइन लिख देते हैं प्रिंटफ करके, परसेंटेज यू आप यूज करेंगे, परसेंटेज यू यूज करेंगे और x की जगह मुझे y का साइज चाहिए। y का साइज चाहिए तो मेरे पास एक फंक्शन है stdio.h के अंदर size साइज ऑफ करके एक फंक्शन है। उस साइज ऑफ के अंदर मैं जिसका भी मुझे साइज चाहिए होता है वो वेरिएबल लिख दूंगा, जिसका भी मुझे साइज चाहिए वो वेरिएबल लिख दूंगा साइज ऑफ के अंदर, और फिर मैं रन करूंगा और देखूंगा मेरा आंसर आ गया 4। इसका मतलब है मेरी फ्लोट का साइज 4 बाइट है। इस फ्लोट की जगह अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज करना चाहता हूँ, EOUBLE डबल करना चाहता हूँ। अब मैं रन करके देखूंगा तो देखिए इसका साइज चेंज हो गया, 4 की जगह इसका साइज हो गया 8। इस तरीके से आप किसी भी इंटीजर का, कैरेक्टर का, डबल का, कैर का, फ्लोट का, सबका साइज चेक कर सकते हैं आप। इसमें ढेरों एक्सपेरिमेंट करिए, कहीं डबल डबल लिखिए, सॉरी लॉन्ग लॉन्ग लिखिए, डबल लिखिए, कैर लिखिए, इंट लिखिए, शॉर्ट इंट लिखिए, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखिए, और डिफरेंट साइज आप कैलकुलेट करके देखिए। वो अकॉर्डिंग आपके कंपाइलर में हो सकता है अलग आए, किसी और के कंपाइलर में अलग आए, किसी और के सिस्टम में अलग आए, तो सिस्टम टू सिस्टम आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो अलग आए, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो थोड़ा सा अलग आएगा। तो यहां तक हो गया हमारा डेटा टाइप, जो बेसिक डेटा टाइप थे इंट, डबल, कैर, बूल। अब हम देख लेते हैं एक बार हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होता है। जनरली आपसे यूज नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मैं आपको इस लेक्चर में बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है। चलो आइए देखते हैं। तो आइए हम इसको एक बार के लिए पूरा डिलीट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेन को हम छोड़ देते हैं। अब हमें कॉम्प्लेक्स डॉट एच फाइल हमारे पास है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि उस नंबर में 2 नंबर होते हैं, एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो उन दोनों नंबर से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप खाली रियल नंबर यूज करना चाहते हैं तो भी आपको कॉम्प्लेक्स डॉट एच यूज करनी है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना चाहते हैं तो भी आपको कॉम्प्लेक्स डॉट एच यूज करनी है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले DOUBLE डबल करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ REAL, रियल। इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1.3, मेरा एक रियल नंबर है 1.3, और एक मैं वेरिएबल बना दूंगा इमेजिनरी IMAG, उसको मैं वैल्यू दे दूंगा सपोज 2.4। तो मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी, दोनों मैंने बना दिए। अभी मेरा आई डिसाइड नहीं हुआ है, आई मेरा 2.4 के साथ लगेगा क्योंकि ऑफकोर्स इमेजिनरी नंबर मेरा 2.4 आई है और रियल मेरा 1.3 है, तो मेरा कंप्लीट नंबर है 1.3 प्लस 2.4 आई। ठीक है, अरे चलिए अब हमारा क्या है, अब हम एक नया नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो DOUPLE COMPLE X
कॉम्प्लेक्स हमें लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू, हमें नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स उसका डेटा टाइप है, जेड हमें लिखना पड़ेगा उस नंबर का नाम, जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं, CMPLX, ये मैंने आपको बताया था, CMPLX। कॉम्प्लेक्स नंबर एक फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स डॉट एच फाइल के अंदर है। इसके अंदर आपको दो चीजें पास करनी है, REAL आपका नंबर, और दूसरा आपका नंबर का इमेजिनरी पार्ट, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दे देगा। कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर दो वैल्यू पास करनी है आपको, रियल और इमेजिनरी। ये फंक्शन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे वैल्यू पास होती हैं फंक्शंस में। ये एक तरीके का फंक्शन है, इसके अंदर हम दो वैल्यू दे रहे हैं, इसको हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी, और ये कैसे काम करता है हम ये फंक्शन में डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन है, इसको हम दो वैल्यू दे रहे हैं और ये हमें एक इमेजिनरी नंबर बना के दे रहा है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दे रहा है, जिसका रियल पार्ट हमने इसको दे दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने दोनों ही पार्ट इसको दे दिए। इससे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के हमको दे देगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ से ही। अब इसको प्रिंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा, इसको पूरे डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको यूजर इनपुट में बताऊंगा कि ये परसेंटेज क्या है और किस तरीके से काम करता है। एफ हम लेते हैं इसको प्रिंट करने के लिए एक तरीके से, और फिर मुझे दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में यूज कर रहा हूँ। और प्लस मुझे बीच में चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए कि मेरा दूसरा वाला नंबर आ जाए भाई, एफ, और उसके साथ आई पार्ट भी है मेरा इमेजिनरी पार्ट, और सहूलियत के लिए मैं स्लैश एन भी लगा ही, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके बाद CREAL जेड पार्ट आ जाए मेरा पहले पहले वाले की जगह, और दूसरे वाले की जगह CIMAC, और उसका जेड का रियल इमेजिनरी पार्ट आ जाए, और ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। होपफुली ये चल जाए, एक बार देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। एरर आ गई है प्रोग्राम में, इसने कहा है कि इन फंक्शन इंट मेन एरर एक्सपेक्टेड कॉमा, एक हमारा ब्रैकेट मुझे लगता है बिफोर सी रियल से पहले, अच्छा कॉमा लगाना भूल गए हम, यहाँ पे कॉमा लगेगा, और ये देखिए नंबर आ गया 1.3 प्लस 2.4 आई। तो यहाँ पे आप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट आप ये समझिए एक स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है, पहला पार्ट यहाँ प्रिंट हुआ, दूसरा पार्ट यहाँ प्रिंट हुआ, उसके साथ आई हमने क्रिएट किया। सी रियल एक फंक्शन है जिसको हमने वो नंबर दिया जेड जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था, और उसने उसका रियल पार्ट यहाँ रखा, और सी आई एम ए जी को मैंने उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दे दिया, उसने उसका इमेजिनरी पार्ट उठा के यहाँ रख दिया। इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट हो जाता है। ये एक नई सहूलियत दी गई है सी में, इसको आप जनरली यूज नहीं करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई काम करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तब में भी आप इसे यूज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।